वन मैन आर्मी। हो सकता है ये सुनने के बाद आपके दिमाग में किसी इंसान की तस्वीर आ रही हो। आपको लगता हो कि वो अकेला इंसान पूरी सेना के बराबर है, पूरे देश के बराबर है। पर आज जिस इंसान की मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो वन मैन आर्मी नहीं बल्कि वन मैन वर्सेस 21 कंट्रीज है। 21 देशों ने उस एक इंसान को अपने देश में आने से बैन कर रखा था। यहाँ तक कि उस इंसान से अमेरिका तक डर गया था कि कहीं ये हमारे देश पर कब्जा न कर ले। इसीलिए बोला जाता है कि अमेरिका ने उसको कैद किया और स्लो पॉइजन देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। दुनिया के सारे धर्म गुरुओं को जिसने परेशान करके रखा था वो अकेला इंसान। हम बात कर रहे हैं 1931 में जन्मे रजनीश ओशो की। रजनीश ओशो एक महान दार्शनिक। चाहे आप उनकी फिलॉसफी को काउंटर कीजिए, चाहे आप उनकी फिलॉसफी के साथ रहिए, पर अगर आप उनके विचार किसी एक टॉपिक पर सुन लेते हैं तो उनके विचारों से आपका दिमाग जरूर हिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे रजनीश ओशो के कुछ विचारों के बारे में, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। उनकी आइडियोलॉजी धर्म के लिए क्या थी, क्यों वो धर्म को इतना हेट करते थे। वो बोलते थे कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओशो अपने पेरेंट्स की 11 संतानों में से सबसे बड़े थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। बोला जाता है ओशो बचपन से ही काफी वैचारिक रूप के रहे हैं। हर चीज में विचार करना, हर चीज के बारे में बात करना, पूछना उनका बचपन से ही स्वभाव रहा है। बोला जाता है ओशो इतना सवाल करते थे कि एक बार इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। ओशो कॉलेज में थे, वहां पर एक प्रोफेसर थे। उस प्रोफेसर से ओशो इतने सवाल करते थे कि प्रोफेसर ने अपना कोर्स समय पर कंप्लीट नहीं कर पाए और ओशो से तंग होकर वहां के प्रिंसिपल के पास जाकर सीधा रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि या तो मैं स्कूल में रहूंगा या तो ओशो रहेंगे। ओशो को वहां के प्रिंसिपल ने बुलाया और बोला कि आप स्कूल में नहीं रह सकते। ओशो ने बोला भी यहाँ हमारी गलती क्या है, क्या सवाल पूछना गलत है, पर प्रिंसिपल एक बच्चे की वजह से अपने सीनियर टीचर को कॉलेज छोड़कर जाने नहीं दे सकते थे। इसीलिए ओशो को कॉलेज से निकाल दिया गया, पर ओशो का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दिया गया और इनकी ये प्रवृत्ति सवाल पूछने की फिर भी नहीं गई। ओशो ने अपना कॉलेज कंप्लीट किया और कुछ समय बाद वे एक प्रोफेसर बने फिलॉसफी के। फिलॉसफी पढ़ते पढ़ाते वे कुछ समय बाद स्पिरिचुअल गुरु बन गए। पूर्ण रूप से जब वे स्पिरिचुअल गुरु बने तो उन्होंने अपने टीचिंग करियर को छोड़कर इस फील्ड में आगे आए। उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया और जनता पार्टी के साथ कुछ मतभेद होने की वजह से उन्होंने भारत को त्याग दिया, भारत छोड़ दिया और अमेरिका जाके बस गए। वहां जाने के बाद उन्होंने कुछ एरिया एक्वायर किया, खरीदा, जिस पर एक सिटी बसाई जिसका नाम रजनीशपुरम है। रजनीशपुरम में 2-3 हजार लोग यहाँ से गए थे जो वहाँ पर बसे हुए थे। पर रजनीशपुरम बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था क्योंकि ओशो के जो भक्त थे वो सब अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स थे। ओशो ये बोलते थे कि वो गरीबों के नहीं बल्कि अमीरों के गुरु हैं। ओशो ने बोला था कि उनके पास 93 अप्रॉक्स रोल्स रॉयस हैं। अब अमेरिका में रजनीशपुरम इतनी तेजी से डेवलप हो रहा था तो वहाँ की सरकार घबरा गई क्योंकि उससे पहले भी वहाँ पर एक ऐसे संत हुए थे जिन्होंने ये बोला कि वे भगवान के अवतार हैं, ऐसा वगैरह वगैरह उन्होंने बोला। और बाद में जब सच बाहर आया तो वो पाखंडी निकले, धोखेबाज निकले। इसी वजह से वहाँ की सरकार डर रही थी कि फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। वहाँ की सरकार इसलिए भी डर रही थी कि उस पर्टिकुलर एरिया की वोटें ओशो कंट्रोल न करे, क्योंकि ओशो की फैन फॉलोइंग इतनी तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ से कुछ लोग गए थे और वहाँ जाने के कुछ समय बाद ही वो नंबर डबल ट्रिपल हो गया। 10-12 हजार लोग उनके आश्रम में उस रजनीशपुरम में रहने लगे थे। पर फिर ओशो पर कुछ कार्रवाई होती है, ओशो को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। फिर जब वे जेल से रिहा होते हैं, जेल से उनको छोड़ा जाता है, तो वो फिर से भारत वापस आते हैं क्योंकि अमेरिका समेत 21 देशों ने ओशो को बैन कर दिया था अपने यहाँ आने से। भारत आने के बाद उन्होंने बताया कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उनकी तबीयत सही नहीं है। 19 जनवरी 1990 को ओशो की मौत हो जाती है। ओशो की मौत को लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती है कि उनको मारा गया, उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी। अब बात कर लेते हैं कि ओशो की मृत्यु क्या सच में नेचुरल थी या ये नेचुरल नहीं थी। ओशो की मृत्यु नेचुरल नहीं थी। ओशो
ओशो को मारा गया था। कैसे, समझिए। ओशो के डॉक्टर को कॉल करके बुलाया गया कि ओशो की तबीयत खराब है, आप तुरंत यहाँ आइए। उनके जो डॉक्टर थे वो तुरंत आश्रम पर आते हैं, पर कुछ लोगों को द्वारा डॉक्टर को ओशो से मिलवाया नहीं जाता। करीबन 3 से 4 घंटे डॉक्टर को बाहर इंतजार करवाया जाता है। उसके बाद जब ओशो की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर को अंदर भेजा जाता है और बोला जाता है कि आप सिर्फ इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाइए। ओशो का पोस्टमार्टम नहीं होता है। इस चीज को यह कहकर टाल दिया जाता है कि ओशो ने बोला था कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम ना हो और उनका अंतिम संस्कार बहुत जल्दी किया जाता है। जब इस चीज पर उनसे सवाल किया जाता है, उनके चेला चपाटियों से सवाल किए जाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि ओशो ने ही बोला था कि उनकी जो लाश है, उनका जो अंतिम संस्कार है, जल्दी कर दिया जाए। ओशो की जो बॉडी थी, जो लोगों को आखिरी दर्शन के लिए रखी गई थी, उस बॉडी के पास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। काफी दूर से ही ओशो को लोग देख रहे थे पर पास नहीं जा रहे थे। जब सारी चीजें हो जाती हैं, ओशो का अंतिम संस्कार हो जाता है, तब ओशो के 2 चेला चपाटी बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि ओशो ने आखिरी बार बोला था कि इस आश्रम को अब तुम लोग संभालो। पर इस चीज पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि ओशो की हर 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। ओशो हर 1 मिनट के सब उनके रिकॉर्ड होते थे, पर जब उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि उनके बाद उनका आश्रम कौन चलाएगा, उनकी प्रॉपर्टी पर हक किसका होगा, तो इस चीज़ की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की गई। अगर फाइनली मैं कंक्लूड करूं तो ओशो की मृत्यु नहीं हुई थी, ओशो को जबरदस्ती ही मारा गया था। अब कुछ ओशो की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ओशो के आश्रम में ओपन सेक्स होता था। ओशो सेक्स को एक मेडिटेशन का एक पार्ट ही मानते थे, पर इस चीज पर कुछ लोग बोलते हैं कि ओपन सेक्स उनके आश्रम में होता था, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता था। ओशो का ये बोलना था कि अगर एक व्यक्ति बेवकूफ़ी भरे काम करता है तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ है। 100-200 लोग मिलकर अगर वही काम करें तो वो लोग बेवकूफ़ हैं, पर अगर वही काम मास लेवल पर किया जाए, वही काम ज़्यादा लोग करें तो वो धर्म है। बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण, ये सारे के सारे इंसान हैं, इनमें से कोई भी आपसे महान नहीं है। बस उन्होंने अपनी महानता को समझा, पर हम लोग, आप लोग अपनी महानता को नहीं समझ पाते। ऐसा ओशो का कहना था। इतिहास गवाह है, जब किसी ने मास पब्लिक के खिलाफ कुछ किया है, भले ही मास पब्लिक के हित में किया हो, मास पब्लिक के बिलीव को तोड़कर सच बताया हो, तो उसकी अकाल मृत्यु जरूर हुई है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप अभी सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, अगर कोई इंसान बात कर दे धर्म के खिलाफ, उसकी बात सच होनी चाहिए, धर्म के खिलाफ उसकी बात सच भी हो, पर फिर भी उसके कमेंट बॉक्स में जाकर उसी को गाली पड़ेंगी। जो उसने बातें की उस बातों पर विचार नहीं होगा, पर उसको गाली जरूर पड़ेगी। ओशो को पढ़ने के बाद, ओशो की फिलॉसफी को पढ़ने के बाद आप या तो ओशो के फैन हो जाओगे या तो ओशो के दुश्मन हो जाओगे। आप ओशो के केस में न्यूट्रल नहीं रह सकते। पर मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को, हर भारतीय को, इस दुनिया के हर इंसान को ओशो के बारे में, ओशो की लाइफ के बारे में, ओशो की फिलॉसफी के बारे में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और आपका ओशो की लाइफ के बारे में, ओशो के बारे में, ओशो की फिलॉसफी के बारे में क्या सोचना है, जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।